अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे कहानी अमर के नज़रिए से। मैं अनाया से नाराज नहीं होना चाहता, मगर कई बार वो इतनी केयरलेस हो जाती है कि बस मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे भी पता है समर अच्छा लड़का है, आई नीड टू करेक्ट इट, कुछ हद तक अच्छा लड़का है, मगर इस तरह अकेले अनाया और उसके साथ मैं कैसे जाने दे सकता हूँ, वो भी जब इतनी बार वो मुझे चैलेंज कर चुका है कि वो अनाया को मुझसे दूर कर देगा। मगर एक्सीडेंट के बाद उसका यूँ अचानक मुंह फेर कर चले जाना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कार लॉक करके मैं निकलकर उसके पीछे दौड़ा, मगर वह तब तक घर के अंदर चली गई। मैं उसके पीछे पूल साइड तक गया जहाँ तनु ने उसे देखा और अपने हॉल में ले गई। मैं भी उसके पीछे पीछे हॉल के अंदर गया, मगर वहाँ बाकी के गेट्स के साथ मैंने तनु की उन सहेलियों को भी देखा जो बार बार मुझ पर डोरे डालने की कोशिश कर रही थी। और वैसे भी मैं पार्टी में कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, सो बेहतर यही था कि मैं पुल साइड पर ही अनाया का वेट करूं और जब भी मौका मिले अकेले में उससे बात कर सब गलतफहमियां दूर कर दूं। मैंने वाइन की एक ग्लास उठा ली और वहीं बैठकर आसमान की तरफ देखने लगा। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा तो मॉम खड़ी थी। मिसेस सक्सेना, मुस्कुराते हुए, तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें पूरे घर में खोज रही हूँ, अनाया कहाँ है? मैंने हॉल की तरफ इशारा कर दिया जहाँ तनु और उसकी फ्रेंड अनाया को घेर कर खड़ी थी। मिसेस सक्सेना, मेरा सिर सहलाते हुए, ओके कोई बात नहीं, उसे भी पार्टी एंजॉय करने दो। फिलहाल मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? मैंने मॉम को हैरानी से देखा। मिसेस सक्सेना, अपने कमरे में जाकर देख लो, वहाँ कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कहकर वो उठी और प्यार से गाल थपथपाते हुए अंदर चली गई। मुझसे मिलने कौन आ सकता है, सोचता हुआ मैं अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर एक पल को मेरा कदम ठिठके। अंदर एक लड़की बैठी थी जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। अभी मैं उसे पहचानने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया और वह खुद ही पलट गई। राज, एक ठंडी सी आह भरते हुए वो मुझे देखकर मुस्कुराई, मगर मेरे हाथ और पैर जैसे अपने जगह पर ही जम गए थे। मैं फटी फटी आंखों से उसे बस देखे ही जा रहा था। वो वापस आ गई थी। जिस लड़की से मैं कभी प्यार कर बैठा था वो सचमुच वापस आ गई थी। पहले मेरी यूनिवर्सिटी में और अब मेरे घर में भी। न चाहते हुए भी मेरी आवाज़ में कड़वाहट घुल गई। यहाँ क्यों आई हो? सिमरन मेरी तरफ आते हुए, ऑफकोर्स तुम्हारे लिए आई हूँ। वहीं रुक जाओ, मैंने कड़क आवाज में कहा। सिमरन कंफ्यूजन से, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम प्यार करते हो मुझसे? करता था, अब नहीं करता। वैसे भी तुम तो चली गई थी ना मुझे छोड़कर, तो अब वापस क्यों आई हो? सिमरन, जो हुआ वो बस एक गलतफहमी थी। स्वप्निल और मेरे बीच कुछ नहीं है, इनफैक्ट कभी कुछ था ही नहीं। फिर भी अगर तुम हमारी किसी बात से हर्ट हो गए हो तो आई एम सॉरी, कहते हुए वो मेरे करीब आई। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। दोनों हाथों मेरे चेहरे को पकड़ते हुए बोली, इतनी सारी यादें जुड़ी है हमारी एक साथ, क्या तुम उन्हें भूल पाओगे? मुझे भूल पाओगे? आई लव यू राज। मेरे अंदर शायद कुछ पिघलने लगा था। एक वक्त था जब सिमरन के मुंह से ये तीन शब्द सुनने को मैं तरसता था। मैंने उसकी तरफ देखा और वो मेरे करीब आने लगी। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। अनाया वहाँ खड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत साफ साफ झलक रही थी। मैंने एक झटके में सिमरन से खुद से दूर किया। अनाया रुको। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो जा चुकी थी। मैं फौरन उसके पीछे दौड़ा, मगर सिमरन ने मेरा रास्ता रोक लिया। सिमरन, कौन अनाया? यहाँ तो कोई नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ो सिमी, कहकर मैं अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगा, मगर उसने मुझे पीछे से ही गले लगाते हुए कहा, सिमरन, सिमी, तुम अब भी मुझे इसी नाम से बुलाते हो? देखा, मैंने कहा था ना, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। मैंने एक झटके में अपना हाथ छुड़ाकर सिमरन को अपने सामने किया और अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहा, अनाया मेरी होने वाली पत्नी है। हमारी सगाई हो चुकी है और बहुत जल्द हमारी शादी भी होने वाली है। बीते लम्हे लौटकर नहीं आते हैं सिमरन, और मैं पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं हूँ। तुम मेरे बचपन की दोस्त हो, इसीलिए तुम भी अभी से इनवाइट कर रहा हूँ, शादी में आना जरूर। कहते हुए मैंने सिमरन के गाल थपथपाए और तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल शॉक्ड रह गई थी और वहीं जमीन पर बैठी मुझे कमरे से बाहर जाते देख रही। मैं तेजी से भागता हुआ बाहर आया। तनु वहाँ अपनी कुछ फ्रेंड से बात कर रही थी। अनाया कहाँ है? मैंने उससे पूछा। तनु, वो तो चली गई।
मैंने कहा भी तुम उसे छोड़ आओगे, मगर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी, तो हार कर मैंने उसे ड्राइवर के साथ भेज दिया। सब मेरी गलती है, कहते हुए मैंने गुस्से में दीवार पर हाथ दे मारा। तनु, क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? कहीं तुम दोनों का फिर से झगड़ा तो नहीं हुआ? तनु की फिक्र जताते हुए पूछा। मैं उसे मिलकर आता हूँ, कहते हुए मैं घर से बाहर निकल गया। ड्राइव करते हुए मुझे सिमरन के साथ बिताए वो सारे पल एक के बाद एक याद आ रहे थे। 7 साल लग गए थे वो मुझे वो पुरानी यादें भुलाने में, जो आज एक झटके में वापस मेरी आंखों के सामने आ गए थे। सिमरन और मेरे बचपन से फ्रेंड्स थे। हमने साथ में हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी। तब वो न जाने कितने लड़कों की क्रश हुआ करती थी। कहने की जरूरत नहीं है कि उनमें से एक मैं भी था। पिकनिक जाना हो या मूवी देखना हो या असाइनमेंट कंप्लीट करना हो, हम अपना हर काम साथ ही किया करते थे। मैं कभी उनसे अपने दिल की बात कह नहीं पाया, हालांकि उसे सब पता था और वह हमेशा मुझे इस बात के लिए छेड़ती रहती थी। मगर फिर भी कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि सीधे सीधे उससे अपने दिल की बात कह सकूं। हमने हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। अब हमें अपने फ्यूचर को देखते हुए कॉलेज चूज करना था। मुझे मैथ पढ़ना था और सिमरन अपनी बड़ी बहन बीणा की ही तरह म्यूजिक की पढ़ाई करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, इस ख्याल ने ही मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैंने तय कर लिया कि अलग होने से पहले उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। मैंने उसके पसंदीदा फूल खरीदे और सीधे उसके घर की तरफ चल दिया। मैं अक्सर उसके घर आता जाता रहता था, सो किसी ने मुझे टोका नहीं और मैं सीधे सिमरन के कमरे में चला गया। सामने सिमरन घुटने के बल बैठी स्वप्निल को गुलाब के फूल दे रही थी। मैं कब से तुमसे कहना चाह रही थी, मुझे उम्मीद थी तुम खुद ही पहल करोगे, मगर ऐसा कुछ नहीं। जानती हूँ बहुत प्यार करते हो मुझसे, मगर कभी कहते नहीं हो, इसीलिए आज मैं खुद ही तुम्हें अपने दिल के हाल बता रही हूँ। आई लव यू। स्वप्निल खुशी से दोनों मुठ्ठियां भिजते हुए यस, उसने फौरन आगे बढ़कर सिमरन के गले से लगा लिया। मेरे आंखों में आंसू निकल आए। शायद लाए हुए फूल मैंने वहीं पड़े डस्टबिन में डाल दिया और तेज कदमों से बाहर निकल आया। एक हॉर्न की आवाज़ से मेरी को झटका लगा और मैं वापस वर्तमान में आया। मैंने धीरे से अपनी आंखें पोंछी और ड्राइव पर कंसंट्रेट करने लगा। 10 मिनट के अंदर मैं पारेख मेंशन के सामने खड़ा था। मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को आने वाले तूफान के लिए तैयार किया और अंदर चला गया। मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि वो अभी दौड़ती हुई मेरे पास आ जाएगी और मुझसे इस बात के लिए झगड़ा करेगी, मगर उम्मीदों के विपरीत पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। अनाया, इज एनीबॉडी देयर? कोई जवाब नहीं मिला। मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ा, तभी मुझे कुछ दरवाजा पीटने जैसा शोर सुनाई दिया। मैं फौरन उस तरफ बढ़ा। वहाँ काम करने वाले सर्वेंट मिस्टर पारेख के रूम के अटैच बाथरूम को दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बार बार धक्का देने के बाद जोरदार आवाज करता दरवाजा एक झटके में खुल गया। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। मिस्टर पारेख फर्श पर बेहोश पड़े थे। फर्श पर चारों तरफ खून ही खून फैला था। अनाया को यह देखकर जैसे सदमा सा लग गया था। वो बार बार रोते हुए उनको उठाने की असफल कोशिश कर रही थी। मैंने फौरन एम्बुलेंस को कॉल किया और फिर 15 मिनट के अंदर हम लोग हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर तुरंत इलाज में जुट गए। अनाया को अब तक जैसे कोई होश ही नहीं था। मैंने उसे अपने सीने से लगा रखा था। अब तक शायद रोते रोते उसके आंसू भी सूख गए थे। वह बिल्कुल चुपचाप निढाल सी पड़ी थी। उसे इतना चुप देखना मुझे बेहद तकलीफ दे रहा था। करीब आधे घंटे बाद नर्स ने इमरजेंसी रूम से बाहर आकर बताया, मिस्टर पारेख की हाल अब भी नाजुक है। वह सांस तो ले पा रहे हैं, मगर उनकी हालत अब भी अस्थिर है। तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल था। अनाया का अपने पापा के सिवा और कोई था भी नहीं। हर गुजरता पल मेरी चिंता को बढ़ा रहा था। मैं उसे कोई झूठी उम्मीद भी नहीं देना चाहता था, सो बस खामोशी से उसे गले लगाया। जितना हो सकता था कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता रहा। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आए और बताया कि पापा की हालत अब पहले से बेहतर है। सुनकर हमारी जान में जान आई। उन्हें हुआ क्या था, मैंने पूछा। डॉक्टर, हार्ट अटैक। शायद वॉशरूम में पैर फिसलने की वजह से उनका सिर फर्श से टकराया होगा। उनका खून भी काफी बह गया था। अच्छी बात यह है कि आप लोग समय पर उन्हें यहाँ ले आए। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर, फिलहाल वो बेहोश है। हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। अगर वो होश में आ जाए तो आप लोग सुबह उनसे मुलाकात कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर मुस्कुराते हुए, यू आर वेलकम एंड डोंट वरी मिस पारेख, आपके पापा बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
डॉक्टर ने अनाया से कहा और वापस चला गया। अब जाकर उसके चेहरे पर कुछ राहत दिख रही थी। मैंने घड़ी पर नजर डाली, रात के 1 बज चुके थे। मैंने घर पर कॉल कर तनु की सारी सिचुएशन बता दी, साथ ही ये भी कि मैं यहाँ अनाया के साथ रुकने वाला हूँ। मैंने उसे मॉम और डैड को सुबह से पहले कुछ भी बताने से मना किया था, वरना सब लोग परेशान हो जाते। तनु से बात करने के बाद मैं वापस अनाया के पास आकर बैठ गया। अनाया धीरे से, थैंक यू सर, उसकी ज़रूरत नहीं है, कहते हुए मैंने उसके सिर पर अपने सीने से लगा लिया। तुम कुछ पियोगी? अनाया धीरे से, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी अचानक उसे जैसे कुछ याद आया और वो अपने दांत मेरे गले के पास गड़ा दिए। मैंने हड़बड़ाते हुए उसे छोड़ दिया। आउच, ये क्या कर रही हो? मैंने अपना गला सहलाते हुए पूछा। वहाँ उसके काटने के निशान बन गए थे। मेरी होने वाली बीबी कितनी वाइल्ड है, यह आज दूसरी बार मुझे तो पता चला था। अनाया गुस्से में घुरते हुए, आपने मेरी हेल्प की, वो अपनी जगह है, लेकिन उससे आपकी गलती कम नहीं हो जाती, समझे आप? मैंने क्या किया है? मैंने हैरानी होते हुए पूछा। अनाया, जितने शरीफ आप दिखते हैं उतने बिल्कुल नहीं है। आपका सब सच मेरे सामने आ चुका है, इसलिए मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिए, यू चीटर, धोखेबाज, बस इतना ही और कुछ नहीं। अनाया गुस्से में जोर से, हाँ पापी, दुराचारी, अत्याचारी। और मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। अनाया अब धीरे धीरे वापस पहले जैसी नॉर्मल हो रही थी और इसका सिर्फ एक ही तरीका था कि उसका ध्यान दूसरी बातों की तरफ लगा दिया जाए। अनाया झलाती हुई, बस और गालियाँ मुझे नहीं आती। अनाया, अधूरी बातें जानने से हमेशा गलतफहमियां ही बढ़ती है और तुमने भी अधूरी चीजें ही जानी है। अनाया गुस्से में, तो आप क्या चाहते थे? मैं वहाँ रुककर आपकी पूरी मूवी देखती? मैंने उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। अनाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहाँ जो तुम सोच रहे हो, मैंने तो सिमरन से को पहले ही। अनाया झलाते हुए गुस्से में जोर से, दूर रहिए आप मुझसे, एकदम दूर। एक बार पापा को ठीक हो जाने दीजिए, मैं आपकी शिकायत करूंगी उनसे, और मैं मिस्टर सक्सेना को भी सब बताऊंगी। उनको भी पता चले कि उनका राज उनसे क्या क्या राज छुपा बैठा है। अब राज को सिमरन मिल ही गई तो अनाया की क्या जरूरत है? और मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन उससे इस बात से मुझे भी तेज गुस्सा आ गया। मैंने उसे कसकर पकड़ते हुए उस अपने करीब खींच लिया। तुम कभी मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? अनाया, खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, क्योंकि आप हमेशा झूठ बोलते हैं। छोड़िए मुझे, वरना मैं चिल्लाऊंगी। मेरे ऑफिस में भी ट्राई किया था ना तुमसे, बताने की जरूरत नहीं है आगे क्या होगा। उसका चेहरा फक पड़ गया। अनाया, बहुत गंदे हैं आप। वो और ताकत लगाने लगे मुझसे अलग होने के लिए, मगर मैंने उसे नहीं छोड़ा। तभी हमारी आवाज़ें सुनकर वहाँ 2 नर्स आई और डांटते हुए बोली, शोर क्यों मचा रहे हो आप लोग? आपको इतना भी नहीं पता हॉस्पिटल में शोर करना मना है? तभी दूसरी नर्स ने मेरे गले की तरफ इशारा कर पहली वाली से धीरे से कान में कुछ कहा और दोनों मुंह दबाकर हंसने लगी। नर्स, नहीं नहीं, शादी हुई है तुम दोनों की, यहाँ हॉस्पिटल में रोमांस नहीं करने का। या तो घर जाकर करो, नहीं तो चुप करके बैठो दोनों। मैंने अनाया को देखा, अनाया ने मुझे, और दोनों एक झटके से एक दूसरे से दूर हो गए। अनाया ने खड़े होते हुए सफाई देने की कोशिश की। सिस्टर, आप गलत समझ रही है, शादी नहीं हुई है हमारी। नर्स, बिना शादी के सब करता है तुम दोनों, गलत बात। अनाया, नहीं आप समझ नहीं रही है मेरी बात। नर्स, शोर नहीं। तभी डॉक्टर ने उनको आवाज दी और दोनों पलटकर तेजी से जाने लगी। नर्स आपस में बात करते हुए, यह आजकल के बच्चे भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अनाया अब गुस्से में मेरी तरफ पलटी। सब आपकी वजह से हुआ है, मैंने झलाते हुए कहा। अब मुझे क्यों ऐसे देख रही हो? अब पता चला जब कोई बिना पूरी बात सुने गलतफहमियां पाल ले तो कैसा फील होता है। अनाया पैर पटकते हुए, मुझे कोई बात नहीं करनी अब आपसे। वो सोफे पर एक दूसरे छोर पर जा बैठी और मुझे वार्निंग देने के अंदाज में बोली, अनाया खबरदार, जो अगर इधर आने की कोशिश भी की आपने। मैं चुपचाप अपने सर थामे वही बैठ गया। कैसे समझाऊं इस लड़की को? बैठे बैठे अब मेरी आंखें लग गई, मुझे पता भी नहीं चला। अचानक किसी की छुअन से मेरी नींद खुली। हड़बड़ाकर मैंने आंखें खोली तो देखा अनाया मुझसे चिपक कर सोई हुई थी। शायद नींद में इधर घिसक आई थी। नींद में भी उसके मेरा कॉलर कसकर पकड़ रखा था। यह देखकर मुझे थोड़ी हंसी आ गई। मैंने घड़ी पर नजर डाली, सुबह के 5 बज चुके थे। मैंने धीरे से अनाया के सिर पर हाथ फेरा और उसकी नींद खुल गई। आंखें मिलते ही वो उठी।
आंखें मलते हुए वो उठी। उसे गिरने से बचाने के लिए मैंने उसे पकड़ लिया। अनाया गुस्से में, आप मेरी साइड क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे। मैं तुम्हारी साइड नहीं, तुम खुद मेरी साइड आई हो। अनाया, झूठ मत बोलिए। सुबह सुबह मुझे क्या सपना आया था जो नींद में चलकर आपके पास आ जाऊंगी? और उससे भी बड़ी बात, आपको जैसे जल्लाद के पास क्यों जाऊंगी मैं? तभी किसी के खांसने की आवाज से हमारा ध्यान टूटा। वही कल रात वाली नर्स हमारे सामने खड़ी थी। नर्स, फिर शुरू हो गया तुम दोनों का। हस्बैंड वाइफ के जैसा लड़ता है और तुम दोनों। डॉक्टर साहब मिलने के लिए बुला रहा है तुमको। अनाया धक्का देते हुए, छोड़िए मुझे। तभी किसी की आवाज ने हम दोनों का ही ध्यान अपनी तरफ खींचा। सामने करीब 28-29 साल की एक खूबसूरत सा नौजवान खड़ा था। उसने कैजुअल ड्रेस पहन रखी थी और सिर से लेकर पैर तक एकदम टिप टॉप नजर आ रहा था। मिस अनाया पारेख। अनाया, मैं हूँ। अनाया बोलिए। उसने मुझसे हाथ मिलाया। हाय, आई एम रजत। मैं मिस्टर पारेख का लॉयर हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अनाया, श्योर, अगर आप कंफर्टेबल है तो हम यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं। अनाया ने सोफे की तरफ इशारा किया। रजत ने एक बार सोफे की तरफ देखा और एक बार मेरी तरफ नजर डाली। फिर अनाया की तरफ मुड़ते हुए बोला, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मैं बस डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, आप लोग तब तक बातें कीजिए, मैंने कहा और डॉक्टर से मिलने के लिए केबिन की तरफ चल दिया। मगर मेरा दिमाग अब तक रजत की ही तरफ लगा हुआ था। मिस्टर पारेख के एक्सीडेंट के ठीक बाद उनके लॉयर इस तरह यहाँ आना मुझे कुछ खटक रहा था। कहानी अनाया की नज़रों से। मैंने रजत को वहीं सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके ठीक सामने जाकर बैठ गई। रजत मुस्कुराते हुए, मिस्टर पारेख ने मुझे आपके बारे में काफ़ी कुछ बताया था। उनके कहने पर ही मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। मैं जवाब में बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मैंने भी पापा के मुंह से रजत कुकरेजा का नाम कई बार सुना था। कुकरेजा हमारे सबसे पुराने और ट्रस्टेड लॉयर में से एक थे। एक्चुअली पहले उसके पापा मिस्टर गौतम कुकरेजा हमारी कंपनी के लीगल एडवाइजर थे। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए रजत भी आज एक सफल लॉयर था और उसकी काबिलियत को देखते ही पापा ने उसे ये जिम्मेदारी दी थी। मगर मैं उससे इस वक्त मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो शायद मुझसे कंपनी से जुड़ी कोई बात करने आया हो। बहुत पॉसिबल था कि अब चूंकि पापा का काम करने की स्थिति में नहीं थे तो मुझे कंपनी की सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़े। सोफे पर बैठते ही उसने अपने हाथ लाया, सूटकेस खोला और उसमें कुछ पेपर्स तलाशने लगा। मैं चुपचाप बैठी उसके फाइल्स और पेपर्स को देख रही थी। फाइनली 5 मिनट के बाद वह मेरी तरफ मुड़ा और एक सफ़ेद रंग के लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। रजत, ये आपके लिए है। क्या है ये? मैंने हैरानी से पूछा। रजत, मिस्टर पारेख की वसीयत, और उन्होंने शायद एक आखिरी खत भी आपके नाम छोड़ा है। यह सुनते ही जैसे मेरे दिमाग के काम करना बंद कर दिया, मगर साथ ही गुस्से की एक जोरदार लहर भी मेरे अंदर उठी। मैंने झपट कर उसका कॉलर पकड़ लिया और उसका गला दबाते हुए गुस्से में चिल्लाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आखिर ये खत? मेरे पापा अभी जिंदा है, समझे तुम, और बहुत जल्दी वापस घर लौट कर भी आएंगे। दोबारा कभी ऐसा कुछ कहने की हिम्मत की तो जान से मार डालूंगी तुम्हें। तभी पीछे से अमर ने आकर मेरे हाथ से रजत को छुड़ाया, वरना मैं तो आज सच में ही मार डालती उसको। आखिर कहना क्या चाहता है ये? मेरे हाथ से छूटने के बाद वो अपना गला सहलाने लगा और परेशानी से मुझे देखने लगा। मिलकर आए हैं ना डॉक्टर से, बताइए इसे कि पापा ठीक है, कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं ये, मैंने झलाते हुए अमर सर को झिझोड़ते हुए कहा। सर ने एक नज़र रजत पर डाली और फिर मुझे गले से लगाते हुए शांत करने की कोशिश करने लगे। अमर, पापा बिल्कुल ठीक है। देखा, मैंने कहा था ना, दोबारा बकवास मत करना मेरे सामने, और ले जाओ ये सब मेरे सामने से, मैंने गुस्से में रजत से कहा। पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप मुझे देखता रहा। अमर मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमाते, मगर अब तक बेहोश है। डॉक्टर ने कहा है अगर 48 घंटे के अंदर उन्हें होश नहीं आता है तो क्या? डर अब मेरे ऊपर हावी होने लगा था। अमर, तो वो कोमा में जा सकते हैं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। मैं थम से सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गई। आंखों में आंसू खुद ब खुद बहने लगे। सर ने मेरे पास बैठते हुए मुझे पानी पिलाया। थोड़ी देर में जब मैं नॉर्मल हुई तो मैंने रजत की तरफ देखा।
सॉरी, मैंने धीरे से कहा। वो मुस्कुराया और बिना कुछ बोले उसने वापस वो एनवेलप मेरी तरफ बढ़ा दिया। एनवेलप पूरी तरह सील्ड था और उस पर जेपी कंप्रेशन की मोहर भी लगाई गई थी। साथ ही ऊपर मेरा नाम लिखा था, ओनली फॉर मिस अनाया पारेख। तुम जानते हो इसमें क्या लिखा है? रजत फाइल समेटते हुए, नहीं, मुझे इसे खोलने की परमिशन नहीं है, मगर कुछ चीज़ें मुझे पता है जो मुझे खुद मिस्टर पारेख ने बताई थी। शायद उन्हें ऐसी ही किसी हादसे का अंदाजा रहा होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे आपकी हर तरह की हेल्प के लिए पहले ही ऑर्डर दे दिया था। अमर, किस तरह की हेल्प की बात कर रहे हैं आप? जब तक मिस्टर पारेख ठीक नहीं हो जाते, हर वक्त अनाया के साथ हूँ, उसकी हर ज़रूरत में। कहते हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में से आंसू आ गए थे। मेरे पास वैसे भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पापा की गैर मौजूदगी में मुझे अपनी लाइफ जैसे किसी कोरे कागज की नजर आने लगी थी। मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। रजत मुस्कुराते हुए, मैं इसी मुद्दे पर आने वाला था मिस्टर सक्सेना। इस लेटर से आपको हर उस सवाल के जवाब मिलेंगे जो आप दोनों जानना चाहते हैं। कहते हुए वो एक सेकेंड के लिए रुका और अपना सारा तामझाम समेटकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और आगे बोला, रजत, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप दोनों को जल्द से जल्द शादी करना क्यों जरूरी है। मैं और अमर सर दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। रजत ने मेरी तरफ एक कार्ड बढ़ाते हुए कहा, वैसे तो मुझे उम्मीद है मिस्टर पारेख ने आप खुद ही सब कुछ क्लियर कर दिया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट क्लियर करना हो या कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकती है। मैंने उनके हाथ को वो कार्ड ले लिया और उसे संभालकर अपने पर्स में रख लिया। अमर सर रजत के साथ बाहर तक चले गए। शायद वो उससे अकेले में कुछ बात करना चाहते हो। मैंने एक नज़र उस एनवेलप को देखा और कांपते हाथों से उसका सील तोड़ दिया। मेरी प्यारी प्रिंसेस, अगर आज तुम ये लेटर पढ़ रही हो, इसका केवल दो ही मतलब हो सकता है। एक, या तो मैं इस दुनिया को जा चुका हूँ या फिर मौत के बेहद करीब हूँ। याद है वो दिन जब मैंने पहली बार तुमसे तुम्हारे और राज की शादी की बात की थी? तब तुमने मुझसे पूछा था क्या कर रहा हूँ मैं। तब यही लेटर लिख रहा था जिसे तुम अभी पढ़ रही हो। जानता हूँ तुम उस रिश्ते से खुश नहीं हो। शायद बहुत गुस्सा भी आया होगा तुम्हें अपने पापा पर, लेकिन मुझे उस वक्त यही सही लगा। मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहता। अनु, मेरा दिल बेहद कमज़ोर है। अगर मैं अभी जिंदा हूँ तो भी डॉक्टर्स के मुताबिक मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला हूँ। मुझे पहले से अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए मैंने सब कुछ इतनी जल्दबाजी में किया। मैं रहूं या ना रहूं प्रिंसेस, ये हमेशा याद रखना, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त नहीं रह पाई और मुझे भी कभी अपने बिजनेस की वजह से तुम्हारे साथ बिताने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाया। इसके बावजूद तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की। तुम बिल्कुल अपनी माँ के जैसे हो। जितनी खूबसूरत तुम बाहर से हो, उससे उससे कहीं ज़्यादा सुंदर तुम्हारा दिल है। मैं जानता हूँ राज भी इसीलिए तुम्हें पसंद करता है, मगर कहता नहीं है। मगर उसके साथ तुम्हारी शादी करवाने की यह वजह नहीं है। इस शादी की असल वजह बताने से पहले मैं एक बार फिर से तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैंने राज के साथ तुम्हारी शादी तय इसलिए की है क्योंकि तुम्हारी माँ ऐसा चाहती थी। तुम्हारे नाना जी ने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी माँ के नाम कर दी थी और उसने वही प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, लेकिन साथ में कंडीशन ये रखी थी कि ये प्रॉपर्टी तुम्हें तब मिलेगी जब तुम्हारी शादी हर्षित सक्सेना के बेटे राज सक्सेना के साथ हो जाएगी। एक तरह से वो तुम्हारे शादी पर यह तोहफा देना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो तुम पर अपनी पसंद थोपना नहीं चाहती थी, सो उसने ये भी जोड़ा कि अगर तुम अपनी तरफ से किसी और को पसंद करती हो तो शादी के बाद तुम्हारे पहले बच्चे के जन्म के साथ यह प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी। की बात है जब तुम सिर्फ 7 साल की थी। इस प्रॉपर्टी से जुड़े सारे पेपर्स तुम्हें इन एनवलप के साथ मिल गए होंगे। जब हमारी कंपनी फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझ रही थी तब मुझे इस पैसे की याद आई, मगर क्योंकि उसके साथ लीगल इश्यू थे, मैं तब तक इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था जब तक कि मैं तुम्हारी माँ की दोनों में से कोई एक शर्त पूरी नहीं कर लेता। मैंने
हारिस गोयल के बारे में पता करने की कोशिश की थी, मगर उसकी शादी पहले ही साक्षी मलिक के साथ तय हो चुकी थी। मुझे लगा मुझे ये ख्याल छोड़ देना चाहिए और फिर अपने बिजनेस के लिए तुम्हारी लाइफ के साथ कोई समझौता करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। हाँ, मुझे सब पता था। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे पापा को पता नहीं चलेगा कि उनकी प्रिंसेस की लाइफ में क्या चल रहा है? यह सच जानने के बाद मेरी आखिरी उम्मीद हर्षित सक्सेना ही था। ये भाई ने जो गलती की थी उसके लिए पिछले कई साल से वो मुझे लगातार माफ़ी मांग रहा था। मैं तो उसके पास सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प लेने के इरादे से पहुंचा था, मगर उसने मेरे सामने तुम्हारे और राज की शादी की शर्त रख दी। मेरे सामने अजीब सिचुएशन खड़ी हो गई थी। एक तरफ यही तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी और दूसरी तरफ सक्सेना भी यही चाहते हैं। तो आखिर मैंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी, बिना तुम्हें तुम्हारी राय जाने। मगर यकीन मानो, राज वाकई बहुत अच्छा लड़का है। मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ ने यह डिसीजन क्या सोचकर लिया था, पर अब लगता है शायद यही भगवान की मर्जी थी। इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं हर्षित सक्सेना को पता है या नहीं इसके लिए भी मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ना तो उसने और ना ही मैंने कभी उसके इसका जिक्र किया है। हो सकता है अभी तुम्हें मेरा फैसला गलत लगे, मगर आगे चलकर जरूर तुम समझोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर तुम्हें ये लेटर मेरे मरने के बाद मिला है तो कंपनी या अपने फ्यूचर की चिंता बिल्कुल मत करना। मैंने अपने भरोसेमंद लोगों को पहले ही सारे इंट्रोडक्शन दे रखे हैं, जिसमें से एक रजत भी है। तुम्हारी नानी को भी सारी चीज़ें पता है और वह सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। लेकिन अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं आंखें खोलूँगा तो मेरी प्रिंसेस मुझे वापस पहले की तरह मुस्कुराती हुई मिलेगी। तुम्हारे पापा जेपी पारेख। मैंने अपने आंसू पोंछे और लेटर को वापस एनवलप में डाल दिया और प्रॉपर्टी के उन पेपर्स पर एक सरसरी सी नज़र डाली जो मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ गई थी। आखिरी मॉम का ऐसा क्या दिखा गया था इस जलाद के अंदर, जो वो पूरी दुनिया के सारे लड़कों को छोड़कर मेरी शादी इससे करवाना चाहती थी। वैसे मॉम की भी क्या गलती? अमर सर की भोली भाली और शरारत से भरी सूरत को देखकर हर कोई धोखा खा सकता है। और फिर ये तो 16 साल पहले की बात है, जब अमर सर सिर्फ 10 साल के रहे होंगे। इस वक्त उनकी क्यूट सी शक्ल देखकर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता होगा, और बड़ा होकर ये प्यारा सा बच्चा खड़ूस प्रोफेसर बन जाएगा। मैं अपने ख्यालों में इतनी घूमती कि मुझे पता भी नहीं चला कब अमर सर आकर मेरे सामने बैठ गए। पापा को इस बात की भी पछतावा था कि उन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी, मगर कुछ जाने के बाद मेरे मन में उनके लिए कोई शिकायत नहीं थी। जाहिर है वो बस हमारी डूबती हुई कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही मेरा फ्यूचर भी सिक्योर करने की। मैं अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि मुझे पता भी नहीं चला कब अमर सर आकर मेरे सामने बैठ गए। अमर चिप्स खाते हुए, सो मिस पारेख पढ़ लिया आपने? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। अमर, तो अब बताने की कष्ट करेंगी क्या लिखा है इस लेटर में? मूड नहीं है। खाते हुए उनके हाथ रुक गए। अमर हैरानी से, क्या मतलब है? बिल्कुल नहीं मिस्टर पारेख ने उसमें हम दोनों के रिलेटेड बातें लिखी है, राइट? तो मुझे भी जानने का हक है। पापा ने वो लेटर मुझे दिया है, तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे आपको वो हक देना है या नहीं। अमर साथ लाया पैकेट खोलते हुए, सुना है किसी को पनीर पराठा बहुत पसंद है, साथ में आलू मटर की सब्जी भी। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अब मुझे भी भूख लगी थी। कहते हुए मैं पॉकेट की तरफ झपटी, मगर उन्होंने झट से पॉकेट खींच लिया। अमर मुस्कुराते हुए, इतनी आसानी से नहीं मिस पारेख, पहले हमें हमारा हक चाहिए। ठीक है, आप ही खा लीजिए, मुझे नहीं खाना। कहते हुए मैं चिढ़कर मुंह फेर कर बैठ गई। वो आकर मेरे बगल में बैठ गए, मगर मैंने उनकी तरफ नहीं देखा। इस बार उन्होंने मेरा चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और जबरदस्ती एक निवाला मेरे मुंह में डाल दिया। अमर खाना खिलाते हुए, तुम कभी सीधी तरह मेरी कोई बात क्यों नहीं मान लेती हो? मैं आपको कल बता दूंगी, मैंने खाते हुए कहा। अमर अभी क्यों नहीं? मैंने उनको घूर कर देखा। अमर अच्छा ठीक है, क्या मैं ये लेटर पढ़ सकता हूँ? बस थोड़ा सा। मैंने उनके हाथ पर एक मुक्का मारते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, इट्स पर्सनल। पूरे टाइम वो मुझे ऐसे ही चिढ़ाते रहे और मैं उनसे ऐसे ही लड़ते हुए खाना खाती रही। डॉक्टर्स ने पापा को मेडिकल सपोर्ट और स्टाफ की मौजूदगी वाले एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया। ये हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर था, जहाँ से लगभग शहर भर का नज़ारा क्लियर दिखता था। ये हॉस्पिटल भी एच और
HR प्रॉपर्टीज के फंड से मिलने वाले हॉस्पिटल में से एक था। सो यहाँ हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं थी क्योंकि अमर सर हमारे साथ थे। वो कल रात से ही अपना सब काम छोड़कर मेरे साथ यहाँ हॉस्पिटल में थे। मुझे अब उनके लिए बुरा लग रहा था। मैंने कई बार उनसे कहा कि वो घर जाकर आराम कर ले, मगर वो बिल्कुल तैयार नहीं हुए। अब मुझे शक हो रहा था कहीं इस जल्लाद को सच में मुझसे प्यार नहीं हो गया है। मगर जैसे ही मुझे सिमरन का ख्याल आया, मैंने अपने इस ख्याल को फौरन डस्टबिन में डाल दिया। मतलब जिसकी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो, उसे मुझसे प्यार हो जाए, इम्पॉसिबल। मगर ये भी ताज्जुब था कि एक तरफ था वो मुझसे शादी कर रहे हैं और दूसरी तरफ इतनी सारी गर्लफ्रेंड भी है उनकी। अगर शादी के बाद वो भी उन सब के साथ रिलेशन बनाए रखेंगे तो मैं क्या करूँगी? मेरे अंदर से आवाज़ आई, करना क्या है अनाया, सर फोड़ देना उस जल्लाद का। मैंने गुस्से में उनकी तरफ देखा। इस वक्त अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से मैं इतना कन्विंस थी कि शायद अभी भी जाकर उनको एक दो थप्पड़ लगा देती। मुझे ऐसे अपनी तरफ देखते देखकर उन्होंने हैरानी से अपनी आंखों से इशारे से पूछा, क्या हुआ फ्लटर कहीं के? मैंने कड़वाहट भरी आवाज में धीरे से कहा, अमर परेशानी से अनाया, मैं खुद तुमसे बात करना चाहता था पर सिचुएशन ऐसी ही है कि मुझे नींद आ रही है। मैंने उनकी बात काटते हुए चादर सिर तक तान ली। इस रूम में 3 बेड थे। मैंने अपना बेड पापा के पास लगाया था और सर का उनसे महज 5 फुट दूर होगा। सर के मुंह से एक गहरी सांस निकली और वो भी चुपचाप बेड पर लेट गए। मैंने धीरे से चादर हटाकर देखा, वो चुपचाप लेटे हुए छत को घूर रहे थे। फिर अपनी बाह फोल्ड करते हुए आंखें ऊपर डाली। शायद उनको लाइट से प्रॉब्लम हो रही थी। मैं 5 मिनट तक उनको देखती रही मगर उन्होंने कोई हरकत नहीं की। शायद सो गए होंगे सोचकर मैं धीरे से उठकर उनको उचक कर देखने लगी। तभी उन्होंने अपना हाथ हटा दिया और उनके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट आ गई जो उस दिन मेरी डायरी लौटाने टाइम थी। मेरी धड़कन बढ़ गई और मैं हड़बड़ाते हुए वापस लेट गई। अमर हंसते हुए, शर्माने की जरूरत नहीं है मिस पारेख, आप मुझे जितनी चाहे देख सकती है। मैं आपको नहीं देख रही थी, मैंने अपना मुंह छुपाते हुए कहा। अमर मुस्कुराते हुए, इट्स ओके, अपने होने वाले हस्बैंड से प्यार में पड़ना गलत नहीं है। मैंने एक तकिया उठाकर उनकी तरफ मारा और खुद मुंह दूसरी तरफ करके सो गई। पीछे से मुझे उनके हंसने की आवाज आ रही थी। अमर, गुड नाइट मिस पारेख। गुड नाइट सर।